नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट शाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं घटना चक्र का बीपीएससी टेस्ट सीरीज टो सीरीज का ये तीसरा टेस्ट है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। तो जीएस में शुरू होता है 11 से। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें दिया हुआ है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो ये आपको फिरदौसी संप्रदाय से है। तो फिरदौसी संप्रदाय आपको सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी में ट्रिक मारते हैं जल्दी से। तो ये ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। तो सफीदुन मनेरी का संबंध किस सूफियों के से है। तो वो आपको है फिरदौसी से। तो फिरदौसी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ से है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बौद्ध मठ हो गया। तो बौद्ध मठ हो गया आपको 12 में। ठीक है, तो देख लीजिए 12 का बौद्ध मठ। तो ए कहाँ पर है। तो ए दिया हुआ है, बौद्ध मठ दिया हुआ है। चलिए ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन लगातार हर एक आता ही है। तो स्वामी सरस्वती बिहार किसान सभा से हो गया 1924। इसके बाद है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो स्वराज दल का गठन बिहार में आपको श्री कृष्ण सिंह ने किया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला है वर्ष 1930 और 32 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। तो ये आपको नाकाम किया था मुंगेर जिले से। मुंगेर जिले के श्री कृष्ण सिंह उनका भी योगदान है बहरी कांग्रेस में। तो ये डी हो जाएगा ऑप्शन आपको। तो 15 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, तो पाली अनुसंधान केंद्र ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, पाली अनुसंधान केंद्र दिया हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा नालंदा महाविहार जो प्रसिद्ध है वो पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्योंकि इनकी माँ हिंदू थी तो इन पर बहुत दबाव डाला गया मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा कि तुम हिंदू की संतान हो तो इस्लामिक शासन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट है किसने कांग्रेस को सूक्ष्म, एक मिनट इसको जरा चलिए देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये मजाक किसने उड़ाया था दोस्तों। तो डफरिन ने उड़ाया था। डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने 1985 में। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो देखिए रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगन वाले पाटलिपुत्र नहीं। तो पाटलिपुत्र ये नहीं आता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित हुआ आपको किस चीज़ से संबंधित है। तो भारतीय भाषाओं में संबंधित समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। तो बी सही होगा क्या इसका, देख लीजिए। तो जो बी में दिया हुआ है वो आपको गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया गया। तो ये आपको इल्बर्ट बिल विवाद यही है कि यूरोप के लोगों के मामलों की जो सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, ये इल्बर्ट बिल विवाद है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। तो ये आपको सर सैयद अहमद खान, ये कांग्रेस के प्रबल आलोचक रहे हैं। ठीक, और ये अंग्रेजों के प्रबल समर्थक भी रहे हैं सर सैयद अहमद खान। तो आपको 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको 22 में चलिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह आपको कोल्हापुर में हुआ था। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में कोल्हापुर दिया है या नहीं दिया हुआ है। तो ये इसमें कोल्हापुर दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो आपको गडकरी विद्रोह कोल्हापुर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए इसको ट्रिक कीजिए ऑप्शन बी को। इसके बाद है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध गुफाओं में शैल चित्र के लिए। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसके बाद है जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी। तो कालीबंगा में की गई थी। तो आपको 24 का बी हो जाएगा। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। इसके बाद अगला है आपको निम्नलिखित राजाओं में से किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये भारी झुकाव आपको खारवेल शासकों का था। तो 25 का सी हो जाएगा खारवेल। तो खारवेल आपको, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं पूर्व रोम शासक जस्टियन का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में। तो जस्टियन का जो योगदान है वो आपको है विधि। उसी की जस्टिन के नाम से ही जस्टिस शब्द बना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, जस्टिनियन सब जो जस्टिसियन जो शासक हैं रोमन शासक, उन्हीं के नाम से जस्टिस शासक। इन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो अच्छा काम किए थे। तो चलिए ये आपका 26 का ये हो जाएगा विधि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक चवार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो चवार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो आपको इसमें हो जाएगा काम। तो काम होगा काम है। तो कौन सा चवार सर्वोच्च मूल्य का है तो वो काम हो जाएगा। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है। तो एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी और सुरेंद्रनाथ मराठा। तो जो सुमेलित है तो बाल गंगाधर तिलक केसरी, तो ये तो सही है। और एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। तो इसमें आपको गलत है। ठीक है, 28 का आपको सी सही हो जाएगा। तो चलिए 28 में हम लोग देख लेते हैं सी। तो सुमेलित क्रम जो है वो आपको केसरी है और महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। ठीक है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी जी यंग थे तो इन्होंने यंग इंडिया रखा। और एनी बेसेंट जो है एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है। इंडिया के लिए न्यू थी तो इनका न्यू इंडिया हो गया।
इसके बाद दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है, तो ये आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें, हम असत्य विकल्प का चयन करें। तो इसमें आपको 30 में असत्य गलत को खोजना है। तो इसमें सभी आपको सही है, तो सभी सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। तो चलिए ई, इसका ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका विचार था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो ये आपको बरनी या फैजी या अलबरूनी अबू फजल किसने कहा था कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण आपको जनता को सबक देना था। तो ये बरनी ने कहा था, क्योंकि बरनी के अनुसार जो उसमें जो आपको मध्यकाल में जब भारत में ज़्यादातर व्यापारी वर्ग हिंदू व्यापारी थे, ठीक है, तो हिंदू व्यापारी जो आपको कालाबाजारी करते थे और मोटी रकम कमाते थे और इनके सैनिकों का वेतन कम था, तो इसीलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, जो उसका मेन उद्देश्य था कि हिंदू व्यापारियों को सजा देना और उनके सैनिक कम खर्च में रह सके, इसीलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान को अभागा आदर्शवादी दिए? तो अभागा आदर्शवादी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक पगला को। तो इसी को पगला भी बोला जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, इन्हें 12-13 भाषाओं का जानकारी भी था और ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और दूरगामी सोच के थे, लेकिन वो सफल हुआ नहीं उस टाइम में, तो इसलिए इनको अभागा आदर्शवादी कहा जाता है। इन्होंने जो है आपको चित्रात्मक तुलनात्मक जो रुपये पैसे का चलन भी इन्हीं ने करवाया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने वंशानुगत के सिद्धांत सेना को लागू किया? तो वंशानुगत सेना ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने थे, फिरोज तुगलक ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा। इसके बाद है किस गुप्त शासक ने चीन के सांग सम्राट दरबार राजदूत भेजा था? तो चीन के सांग सम्राट दरबार राजदूत भेजा था आपको स्कंद गुप्त ने। तो स्कंद गुप्त ऑप्शन नंबर डी में है, तो चलिए डी मारिए इसको। किस गुप्त शासक ने चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था? तो आपको राजदूत भेजा था स्कंद गुप्त, और स्कंद गुप्त के समय ही जो आपको हुनों का आक्रमण हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार में कि हुनों का उस किसने हराया था? स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित करके भगाया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस चेर शासक ने कुरुक्षेत्र की दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन करवाया था? तो किस चेर शासक ने कुरुक्षेत्र के दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन करवाया था? तो ये आपको कहा जाता है उदयनजीरवल। तो उदयनजीरवल जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको कुरुक्षेत्र के जब चेर शासक जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने दोनों तरफ की सेनाओं को भरपेट भोजन करवाया था। इसके बाद है 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में सत्य कथन क्या है? तो पार्श्वनाथ के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ये आपको देखिए सबसे पहला पार्श्वनाथ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन तो एकदम सही है कि पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था, तो ये सही है। चलिए तीसरा सही है इसका। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, पार्श्वनाथ ने जाति प्रथा पर प्रहार किया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो नीचे से 2 आपका सही हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, पार्श्वनाथ काशी के राजा अशुसेन के पुत्र थे। तो हाँ, ये भी सही है कि ये काशी के राजकुमार थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है, ये तीनों सही है। तो इसके बाद विकल्प देख लेते हैं, तो किसी भी विकल्प में 1 2 3 नहीं दिया, 1 2 3 किसी भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों दिए हुए कथन सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं, पुष्यमित्रों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? तो पुष्यमित्र का जो आक्रमण था वो आपको स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। तो 37 का जो है आपको ये हो जाएगा, पुष्यमित्र का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो पुष्यमित्र का आक्रमण कुमार गुप्त के समय में हुआ था। तो कुमार गुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्यमित्र का जो आक्रमण किस गुप्त शासक समय था? आपको कुमार गुप्त के समय हुआ था। और हुनों का आक्रमण किसके काल में? तो स्कंद गुप्त में हुआ था। हुनों को स्कंद गुप्त ने हराया था और पुष्यमित्रों को कुमार गुप्त ने हराया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो दयानंद सरस्वती सबसे परम प्रिय और फेमस बुक है, वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो गया। इसके बाद चलिए देख लेते हैं 39 में, ठीक है। तो 39 में दिया हुआ है आपको, कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे के बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा है? तो ये आपको भूलाभाई देसाई कर रहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सब वकालत कर रहे थे उनके लिए, लेकिन जो इनका जो नेतृत्व करते थे वो आपको भूलाभाई देसाई। तो भूलाभाई देसाई लाल किले मुकदमे का मुख्य पक्षधर है, तो ये हो जाएगा लाल किले मुकदमे का जो बचाव पक्ष का जो नेतृत्व वो भूलाभाई देसाई कर रहे थे। तो चलिए आपको हो गया 39 का ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा हुआ था? तो लाहौर प्रस्ताव से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो ये खोजना है, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखिए, सिकंदर हयात खां ये मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था, और ये फजलुल हक, ये फजलुल हक ये भी जुड़ा हुआ था, ये अंतिम सरकार में ये फजलुल हक था। उसके बाद खलीक कुजमा ये भी जुड़ा हुआ था, और नहीं जुड़ा हुआ था तो ये खिजर हयात खां था। खिजर हयात खां ये मुस्लिम लीग से लाहौर नहीं जुड़ा हुआ था। इसके बाद है मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मदरलैंड का जो पकड़ वो मजरूल हक ने किया था। मजहरुल हक इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी पटना में खैरू मियाँ के ज़मीन पर। तो 14 का बी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश के किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो किसान सभा से संबंधित कौन नहीं है भाई? तो गौरीशंकर मिश्र, ब्रज किशोर, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो मदन मोहन मालवीय सबसे पहले है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो सही हो जाएगा, ठीक है। 42 में
इसके बाद देख लीजिए 42 में और कौन कौन है, तो 42 में इंद्र नारायण द्विवेदी भी है, तो ये भी सही है। इसके बाद गौरी शंकर मिश्रा भी है, ये बहुत ही अग्रणी रहे हैं किसानों को लेकर के, तो ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है, तो ब्रज किशोर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा की समाप्ति कौन सा गवर्नर समय, तो सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक ने किया था, तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, तो ये आपको हो जाएगा 23 का ए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था, तो कांग्रेस समाजवादी संस्थापक सदस्य तो आपको राम मनोहर लोहिया है, नरेंद्र देव है, ठीक है, और मीनू मांसी भी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं है, तो 44 का आपको आंसर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुआ था 1934 ईस्वी में। तो चलिए इतना हम लोग जान लिए, और इससे ज़्यादा क्या जानना है तो आगे देख लेते हैं वो। तो उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था, तो सतारा का विलय लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, तो सबसे पहले सही। उसके बाद है जैतपुर या नागपुर का विलय, तो ऑप्शन भी खोजना है और आंसर भी देखना है। तो 45 का जो है आपको 45 का जो दिया हुआ है, चलिए उसको देखिए। सबसे पहले किसको मिलाया था राजहरप नीति का, तो सबसे पहले आपको सतारा के बाद किसको मिलाया था, तो जैतपुर को मिलाया था। तो इसको देख लीजिए, ये एक हो गया, सतारा हो गया, ये एक, उसके बाद जैतपुर, ये दो हो गया। ठीक है, सतारा जैतपुर हो गया। इसके बाद फिर नागपुर का विलय है, तो नागपुर है, आप नागपुर सबसे अंतिम में है। ठीक है, झांसी, तो झांसी आपको हो गया 3, तो 1 2 3, तो सबसे पहले हो जाएगा आपको 2 1 3, तो 2 1 3 किस में दिया हुआ है, तो 2 1 3 का आंसर देख लेते हैं। चलिए 2 1 3 का आंसर देख लेते हैं, कहाँ पे कैसे कैसे करके सजाया हुआ है। तो सबसे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 1 3। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन बी 2 1 3, तो ये सही हो जाएगा, आपको एक ही जगह दिया हुआ है। इसके बाद है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया, तो CR फॉर्मूला आपको चित्तरंजन दास ने बनाया था। तो चित्तरंजन दास कहाँ है भाई, तो सी है, उसी के नाम का शॉर्ट फॉर्म है CR दास, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1944 में बना था आपको CR फॉर्मूला भारत विभाजन के लिए। इसके बाद INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो वो कहाँ चलाया गया था, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर, तो ये चलाया गया था लाल किला मुकदमा। ठीक है, दिल्ली, लाल किला में दिल्ली। इसके बाद है गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर। ठीक, इसका क्वेश्चन का ट्रिक देखिए, अर्धनग्न फकीर, हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल आपको ऑप्शन नंबर बी, तो 48 का आपको विंस्टन चर्चिल हो गया। इसके बाद है किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य का उपनाम दिया गया, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य किस घटना के थे, तो ये आपको होम रूल आंदोलन के लिए दिया गया था। ठीक है, तो लोकमान्य का जो उनको मिला था, उनको तगमा, वो आपको होम रूल लीग आंदोलन के लिए मिला था। तो देख लेते हैं हम लोग, आंसर सी दिया हुआ है, तो ठीक है, और 49 का आपको आंसर हो गया सही। दोस्तों होम रूल के लिए नहीं दिया गया था, तो 49 का हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से इसको। बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि होम रूल लीग के लिए स्थापित किया था। और देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो चलाया गया था होम रूल आंदोलन, वो एक सफल था और बहुत ही सफल था। ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1993 में और 1995 में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ठीक है, तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो महाराष्ट्र में आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको शुरू किया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के अति सफलता के बाद उनको लोकमान्य का उपनाम दिया गया। होम रूल से पहले ही उनको लोकमान्य का उपनाम दिया गया था, तो ये आपको दिए, तो इसमें दिया नहीं है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आप मिस्टेक हो गया उससे, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। होम रूल के अंदर लोकमान्य का उपनाम नहीं मिला है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में है, तो बिहार में सांभर झील, बखीरा झील और सुखना झील, तो बिहार में आपको अनुपम झील है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुपम झील बिहार में है। इसके बाद है इजराइल की सीमाएं कौन कौन सी है, इजराइल की सीमा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये इजराइल की सीमा है। इन सभी देशों को इजराइल ने एक साथ हराया था 6 डे वार में, 6 देशों को, जिसमें 4 देशों का नाम दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो बिहार में सिंचाई होती है आपको ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर से होती है। ऊपरी गंगा नहर आपको उत्तराखंड में पड़ जाता है, ठीक है, और निचली गंगा नहर आपको बंगाल में पड़ जाता है। तो आप पूर्वी यमुना नहर आपको हरियाणा में पड़ जाता है, और शारदा नहर कहीं पड़ता होगा, तो ये आपको बी हो गया, त्रिवेणी नहर बिहार में है, ठीक है, गंडक नदी पे। इसके बाद है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, तो ये आपको छोटा नागपुर जो झारखंड का एरिया है, उड़ीसा में भी है और बंगाल में भी है छोटा नागपुर, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी, तो पृथ्वी घंटे की स्थापना ये शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2008 में, अर्थ आवर, तो ये आपको डी सही हो जाएगा, अर्थ आवर का। इसके बाद निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो नकदी फसल आपको जूट, ज्वार, गन्ना, मूंगफली, तो नकदी फसल कौन सी नहीं है भाई, तो नकदी फसल 55 में जो है कौन सी नहीं है, तो देख लीजिए कौन कौन सा है आपको। तो ये ज्वार जो है, ये ज्वार ये नकदी फसल है, बाकी जूट नकदी है, मूंगफली नकदी और गन्ना भी नकदी है। इसके बाद अगला है पशु गणना 2019 का बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पशु है, तो बिहार के बांका जिले में या जमुई होगा दोस्तों, क्योंकि जंगल सबसे ज़्यादा जमुई में है, तो वहीं सबसे ज़्यादा जानवर भी होना चाहिए। तो 56 में
है दोस्तों, आपको गया जिले में सबसे ज़्यादा, जमुई में नहीं है, तो गया जिले में सबसे अधिक जानवर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है डगमारा जल विद्युत परियोजना, बिहार की किस नदी पर स्थापित है, तो ये आपको कोसी नदी पर है डगमारा जल विद्युत परियोजना। इसके बाद 58 में देख लेते हैं हम लोग, बिहार के लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी आजीविका के लिए कृषि और कार्यों पर निर्भर है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य खोजना है, तो सत्य कथन की खोज में हम लोग निकलते हैं। तो चलिए, उसके बाद बिहार में बहुसंख्यक गरीब कुपोषित है। इसका 2021, 19-20 में कृषि और समवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18.7% है। तो 58 का आपको हो जाएगा वो कितना आंसर है, तो ई दिया है दोस्तों, एक से ज़्यादा है। तो देखिए सभी सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहला नंबर से ऊपर से ही चलते हैं। तो 74% आबादी ये कृषि में निर्भर, ये भी सही है। और ये बी भी सही है, गंगा मैदान भागों समृद्ध प्राकृतिक संसाधन विकास, ये भी सही है। तो और बिहार में बहुसंख्यक आबादी कुपोषित है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद है कि 19-20 में ये दो सही है, तो दो सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके बाद है रामशिला हिल पहाड़ी किस जिले में स्थित है, रामशिला हिल जो है वो आपको गया जिले में है। तो 59 का हो जाएगा, आपको गया कहाँ दिया, बी में दिया हुआ है। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वन प्रतिशत किस जिले में है, तो ये आपको जहानाबाद जिले में है। तो जहानाबाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहानाबाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 का। इसके बाद चलिए आगे, तपोवन गर्म जल कुंड बिहार के किस जिले में स्थित, तपोवन आपको गया जिले में स्थित है, तो गया आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काजू की मृदा के लिए लेटेराइट मृदा सबसे, या पीट मृदा है, कौन सी मृदा है, तो 62 लेटेराइट मृदा। तो पहले ही मैंने आपको बताया लेटेराइट, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, काजू खेती के लिए लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण प्रभावी हो सकता है, तो मृदा संरक्षण में कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है, तो मृदा संरक्षण में सबसे पहले देख लीजिए, ढालों की कृषि जो भूमि, खुली भूमि पर खेती से रोकना, खेती को रोकना, तो ये सही है, यहाँ पे घास लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। इसके अति चारा पाबंदी, ये भी सही है। और स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित कर सकते, झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, इसको भी बंद करना चाहिए। तो ये आपको सब सही है। तो सब जब सही है तो फिर सारे ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो फिर ई हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, तो ई हो गया। इसके बाद है याकोहामा रणनीति संबंधित है, तो 64 में याकोहामा रणनीति किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है याकोहामा रणनीति, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से अति प्रचंड तीव्रता भूकंपीय जोन क्षेत्र में आते हैं, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, तो 65 का आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कश्मीर घाटी, कच्छ, ये सभी सही है। तो सभी जब सही है तो फिर ई हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी तो दिए नहीं है। तो फिर ये कच्छ में भी एक बार बहुत भयंकर भूकंप आया था, और दलदल मिट्टी है, तो वहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहता है। तो 4 हो गया सही आपको, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और ये उत्तर पूर्वी जोन, ये सभी सही है। तो सभी सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो चलिए ई मारिए और आगे बढ़िए। फिर इसके बाद यह है, भारतीय मानक समय यामोत्तर किस राज्य में कर्क रेखा को काटती है, तो किस रेखा में काटती है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर, तो मध्य प्रदेश में काटती है दोस्तों। 66 का है जो आपको दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में काटती है यामोत्तर। भारतीय मानक समय यामोत्तर किस राज्य में कर्क रेखा को काटते हैं, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में काटते हैं, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 67, हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन पीछे ही दे दिया था, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग एक बार बैक जाना पड़ेगा, बैक देख लें। पूर्व एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है भाई, तो नीलगिरी में मिलती है। तो नीलगिरी कहाँ दिया हुआ है देख लीजिए, तो नीलगिरी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है नीलगिरी, तो ए में दिया हुआ है। तो चलिए आपका ए है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का। उसके बाद है गॉड पार्टिकल क्या है भाई, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। तो हिग्स बोसॉन ये फ्रांस में 2013 में बहुत बड़ा, स्विट्जरलैंड में जो हुआ था, क्या बहुत बड़ा ये प्रयोग किया गया था हिग्स बोसॉन को लेकर के, तो वही हिग्स बोसॉन है, गॉड पार्टिकल को खोजा गया था उस टाइम। इसके बाद है फैराडे कांस्टेंट, तो फैराडे स्थिरांक को कांस्टेंट बोलते हैं, तो वही चीज़ है, फैराडे कांस्टेंट है। तो क्या है भाई 69 का फैराडे कांस्टेंट, तो चलिए सीधे सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है फैराडे कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसके बाद निम्नलिखित में से है, तो चलिए 70। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कौन सा विटामिन प्रति अंधक विषयों में प्रतिकारक रूप में, तो एंटीडोज के रूप में जो खून का थक्का जमने में सहायक होता है, वो आपको एंटीडोज में होता है। तो सांप के काटने से खून का थक्का जम जाता है, तो उसका एंटीडोज दिया जाता है, तो वो आपको विटामिन के का दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है ये आपको अस्थि मज्जा में होता है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट आपको WBC है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल जो है वो आपको अस्थि मज्जा में बनता है, और ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। तो आपको 72 का बी हो जाएगा, तो 72 का बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से, अरे यार क्या हो रहा है, इसको चलिए इसको बैक करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है, तो देखिए इसके बाद जो है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित विटामिन से संबंधित प्रश्न है, तो किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफिरॉल कहते हैं, तो कैल्सीफिरॉल विटामिन डी को बोला जाता है, और विटामिन डी में भी अनेक तरह के होते हैं, तो ऑर्गो कैल्सीफिरॉल कहते हैं। तो ऑर्गो कैल्सीफिरॉल
विटामिन D2 को बोला था, हालांकि इतना अंदर से बीपीएससी पूछता नहीं है, ठीक है, तो फिर भी चलिए विटामिन D2 को और कैल्शियम का, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार साउंड नेविगेशन SON, तो ठीक है, तो ये आपको लाया जाता है इन नौ संचालन में, तो नौ संचालन हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है भाई, ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है, तो डाटा सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर सी में है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अलवणीकरण समुद्री जल, इसमें से कौन गलत है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो 76 में चलिए इसके अलवणीकरण, तो इसके प्रतिलोम परासरण पेयजल, ये भी सही है। उसके बाद विद्युतिक विकृति का प्रोटीन, और पॉस्चराइजेशन तो चाय, तो चाय का पॉस्चराइजेशन या दूध का होता है, तो चलिए ये गलत है। इसके बाद राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं भाई, DNA RNA प्रोटीन्स, तो राइबोजाइम्स जो होता है वो आपको RNA होते हैं, तो राइबोजाइम्स RNA होता है, RNA बी में याद रखिएगा, राइबोजाइम्स RNA होता है, राइबोजाइम्स RNA होता है, राइबोजाइम्स RNA होता है, राइबोजाइम्स RNA होता है, राइबोजाइम्स RNA होता है। इसके बाद अगला दिया हुआ है दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, तो और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य, तो कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे कण मुंह में रह जाते हैं, इसी कारण से दंत क्षय होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, तो ये आपको 78 का बी भी सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या कीजिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है भाई, तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो डाइन भी होता है, तो डाइन सीजीएस प्रणाली में होता है, और ऐसा प्रणाली में न्यूटन होता है, तो न्यूटन 79 में डी दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा 79 का। इसके बाद है SI पर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो प्रकाश की तीव्रता किस में मापते हैं भाई, तो लक्स मीटर में मापते हैं, तो लक्स मीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है किस प्रकार से AT का है प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर में मापते हैं ना, तो लक्स मीटर हो गया, ए हो गया, ठीक है, तो ए है। इसके बाद 80 में, चलिए 80 हो गया है। फिर हम लोग 81 किस प्रकार प्रकाश किस प्रकार गति करता है, सरल रेखा, वक्राकार, जिगजैग या सीधे, तो इस प्रकार सरल रेखा में गति करता है, तो सरल रेखा में गति करता है, तो ये सही हो जाएगा, और सीधे करता है ये भी सही हो जाएगा, तो ये दोनों का एक ही अर्थ है, तो दो है आंसर, तो फिर आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु का है, तो वायु रंगहीन होता है, वायु पारदर्शी होता है, और वायु स्थान भी घेरता है, तो 3 सही है, और वायु गंधहीन भी होता है, और तो 4 हो गया, तो चारों सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका होता है, वो कैल्शियम का उत्पाद है दोस्तों, तो कैल्शियम आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो चलिए ए सही हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुलमित है, जिंक सल्फाइड, स्वेट पिगमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कीटाणुनाशक, आयोडीन, बेकरी उद्योग, जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, तो सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड करते हैं। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो आपको मलहम बनाने में उपयोग होता है, ये एकदम परफेक्ट है। तो 85 का तो हो जाएगा, आपको देख लीजिए 85 का और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, तो निम्नलिखित सही सुमेलित है, सही कौन सा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है आपको कीटाणुनाशक में होता है, तो 84 का 84 का, तो 84 में देख लीजिए ये भी सही है, तो ए सही है, डी सही है, तो जब 2 सही है तो फिर आंसर ई हो जाएगा बीपीएससी के अनुसार से, तो ई हो गया। इसके बाद फिर है किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रजनीकांत को किया गया है, तो चलिए रजनीकांत जी आप ऊपर चलिए, चला गया रजनीकांत। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, बृहदांत, बृहदांत ऑप्शन नंबर डी है, इसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण होता है बृहदांत के द्वारा, जल का अवशोषण बृहदांत के द्वारा। इसके बाद निम्नलिखित में से रूमिनेंट है, तो रूमिनेंट क्या है, गाय, भैंस, भेड़िया और मकड़ी, तो रूमिनेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है, तो फिर 87 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको जो रूमी दंत का मतलब रूमिनेंट का मतलब होता है कि वैसे जंतु जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब जो घास खाने वाले जंतु हैं ना, वे रूमिनेंट कहलाते हैं, और ये बहुत ही शीघ्रता से घास को निगल लेता है, ठीक है, बहुत तेजी से घास निकलता है। उसके बाद ये इसको अपने आमाशय में एक जगह इसको एकत्रित करके रखता है, भंडारित कर रखता है, और फिर जब ये पूरा भरपेट भंडारित कर लेता है उसके बाद ये बैठ जाता है, और बैठ के तो जब चबा चबा के खाते रहता है धीरे धीरे, तो यही आपको रूमिडेंट कहलाता है। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है रूमिडेंट, तो सबसे पहले घास खाने वाला कौन सा है, तो गाय है, तो गाय सही हो जाएगा। इसके बाद भैंस है, तो भैंस भी सही है, दोनों घास खाते हैं, दोनों रूमिनेंट हो गए। इसके बाद भेड़िया नहीं होगा, गलत होगा, और मकड़ी भी गलत होगा। तो चलिए रूमिनेंट का मतलब होता है घास खाने वाले जानवर, तो ए और बी आपको सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा भाई, तो आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद है पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है और जुड़ी होती है किससे, तो पीयूष ग्रंथि आपको मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ये बीपीएससी में आया भी था 67 में। तो चलिए डी से ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या हुआ है, तो एंथ्रेक्स रोग जो है वो आपको क्या है भाई, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है और शैवाल है। तो 89 में एंथ्रेक्स क्या है भाई, तो एंथ्रेक्स एक जीवाणु है, ठीक है, और ये भयानक जानलेवा रोग होता है। तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु रोग है, तो जीवाणु ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 89। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 90 में। तो 90 देख लेते हैं। 90 का नाना होता है, क्या होता है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो रेड कलर दिखता है वो किसके कारण से दिखता है, तो ये आपको दिखता है स्ट्रॉन्सियम के कारण से। तो 90 का आपको ए हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 90 का स्ट्रॉन्सियम का कारण जो होता है वो आतिशबाजी पटाखे फूटते हैं उसमें लाल कलर निकलता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है 91 का सी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है भारत में जनसंख्या घनत्व है, तो भारत में जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ रहा है, स्थिर है। इसके बाद क्या कुछ कम हो रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, तो जनसंख्या घनत्व भारत में बढ़ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 92 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो फिर ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है भाई। तो ट्रिम्स शब्द से क्या बनता है 93 का, तो ट्रिम्स शब्द से जो आपको बनता है वो आपको व्यापार संबंधित निवेश और उपाय। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन वो चलते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है 1921। तो 1921। इसके बाद है जननांकी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, तो लिंग अनुपात का संदर्भ है एक देश में महिलाओं की संख्या से नहीं, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों तो महिलाओं का अनुपात, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है भाई, तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो 96 में है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है 96 का। चलो भाई 95 96 का सी है एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, तो ये एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव है, जब किसी उत्पादन विक्रय हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि हो। तो चलिए इसको अगला देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित कौन करता है भाई, नहीं तो वर्ल्ड आउटलुक का प्रकाशन कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, IMF करता है। तो IMF ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटकम, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटकम, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटकम को प्रकाशन कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। इसके बाद द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई, इस पुस्तक के लेखक हैं आपको बिपिन चंद्रा, AR देसाई, पार्थ दादा भाई नेहरू जी। तो देखिए ऐतिहासिक पुस्तकें हैं तो इसका नाम ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि ये चीज पूछते रहता है। तो चलिए फिर से पहले नाम देख लें, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, 99 में दिया हुआ है आपको द राइज एंड ग्रोथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक जो है वो आपको है बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा जो है, तो बिपिन चंद्रा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है लघु मध्यम और सूक्ष्म की परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला उद्योग किस श्रेणी में आएगा, तो ये आपको लघु उद्योग में आता है। तो 100 का जो है आपको बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सूक्ष्म उद्योग में आता है, तो सूक्ष्म उद्योग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपको 5 करोड़ से कम टर्नओवर का जो होता है वो सूक्ष्म उद्योग में आ जाता है, सूक्ष्म उद्योग सी हो जाएगा। इसके बाद IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो IRDP का मुख्य उद्देश्य आपको है ग्रामीण विकास निर्धनता का निरावरण, तो निवारण ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और गांधीवादी। तो 102 पर देख लेते हैं। एक नियोजित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 102 में चलिए दोस्तों 102 का बी हो गया, तो बी ऑप्शन नंबर बी कहाँ दिया हुआ है भाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत में अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों में, तो 103 तो सार्वजनिक नेताओं में सुधार, पारदर्शिता, व्यापार में अवसर का विस्तार, ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद है एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर था, ये आपको कांडला फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, तो चलिए आपको डी हो जाएगा। इसके बाद वर्ष 1953 में संगठित रंगराजन कमेटी का संबंध किससे भाई, तो रंगराजन कमेटी का संबंध जो है आपको विनिवेश से है, तो विनिवेश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो IMF के द्वारा किया जाता है। नहीं, ये आपको वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो कहाँ पे, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, किसी भी सदन में, तो किसी भी सदन में, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है तो छुआछूत उन्मूलन से, तो यह सी सही हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था, तो 109 का देख लीजिए, जल्दी से दिया हुआ है आपको। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था, तो ये किया था आपको हर्बर्ट साइमन ने, तो हर्बर्ट साइमन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यह है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होता है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है,
तो इसके बाद 73वें संविधान संशोधन कानून में वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो 73 में है तो दोस्तों, तो 111 में दिया हुआ है। इसका हो जाएगा आपको 64वां संविधान संशोधन बिल जो है दोस्तों, वो आपको 73वां संविधान संशोधन बिल ये ठीक है। तो 64वां संशोधन बिल जो है आपको 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक मान्यता मिली है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है, तो अनुच्छेद 40 हो गया। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है? तो महाराष्ट्र में है भाई, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है। तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। लंबा आंसर मारिए, घेर घेर के मारिए एकदम, ऑप्शन नंबर ई को मारिए। इसके बाद निम्नलिखित में से सम्मिलित विकल्प का चयन करें। तो विकल्प का चयन करना है, तो विकल्प 5वां, विभिन्न राज्यों में संघ और राज्य का क्षेत्र, तो ये हो गया आपको। इसके बाद दिया हुआ है चौथा, तो चलिए 114 नंबर क्वेश्चन में आपका सी सही है, ठीक है दोस्तों। तो सी आपको 8वां है, संविधान की 8वीं 22वीं भाषा का उल्लेख है, ये आपको एकदम सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 भी हो जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय राज्य के बीच वित्तीय है, तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 116 का हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो 116 का ए 280 हो जाएगा। इसके बाद है फेडरल न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 117 फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? फेडरल न्यायालय के तहत 17 116 17 हो गया दोस्तों। तो 115 16 17 देख लीजिए। तो ये अब क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1935, तो संघीय फेडरल न्यायालय वही संघीय न्यायालय, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद हम लोग हैं निम्नलिखित में से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों। तो 118 का आपको ए हो जाएगा। तो 118 का हो जाएगा ए। तो चलिए 118 का ए देख लीजिए, राज्य का मुख्य ए है राज्यपाल, तो राज्यपाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है भाई? तो दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दलितों के बारे में दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना दिया हुआ है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष वर्ग के एक का खिताब किसने जीता है? तो 120 का है दोस्तों आपको। 120 में नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। इसके बाद पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रमोद भगत का किस, तो प्रमोद भगत का संबंध जो है किस खेल से है? तो प्रमोद को इनका है आपको बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन ई हो गया। और ये हाँ बिहार के हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद 23 है नवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको किया गया है ईरान के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और ओमान। तो सबसे पहले ओमान और पाकिस्तान ने किया है, ठीक है दोस्तों। तो 122 को 2 ऑप्शन हम लोग छाट देते हैं। इसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, तो ये किया है आपको संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास हुआ है? तो कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास आपको किस देश के साथ हुआ? तो ये सिंगापुर के साथ हुआ है दोस्तों। तो 123 का हो जाएगा। कॉर्पोरेट अभ्यास किसके साथ होता है, ये हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉर्पोरेट है, ठीक है, कॉर्पोरेट ये जो अभ्यास है, ये एक साझा अभ्यास है। इसमें भारत है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। तो भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये तीनों देशों का मिला हुआ एक साझा युद्ध अभ्यास है। सिंगापुर और इंडोनेशिया दोनों का मिला हुआ, और उसमें भारत भी है। तो भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया दोनों का मिला हुआ साझा युद्ध अभ्यास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अगले हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राहुल द्रविड़ को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है साइको मीराबाई चानू, महिला भारोत्तोलक टोक्यो 2020 में किस श्रेणी में पढ़ती? तो मीराबाई चानू, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मीराबाई चानू है कहाँ की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात रहती है कि भारोत्तोलन जो है, ये भारोत्तोलन में मीराबाई चानू है। तो मीराबाई चानू कहाँ की है? तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है। तो उधर के लोग आपको कम हाइट के होते हैं, बाकी काफ़ी मजबूत होते हैं। तो पतले दुबले आदमी 50 किलो तक का वजन उठा सकता है। तो मीराबाई चानू आपको 49 किलोग्राम है। तो सबसे कम 49 है, तो 49 किलोग्राम जो है वो आसानी से उठा लेती है। तो ये आपको मीराबाई चानू संबंध ए हो जाएगा भारोत्तोलन में। इसके बाद है 28 जून 2021 को सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किन के बीच हुआ है? तो सी ब्रिज युद्ध अभ्यास आपको नाटो और यूक्रेन के बीच हुआ है दोस्तों। अभी चूंकि यूक्रेन को तो फाड़ के रख दिया रसिया, तो ये आपको नाटो और रूस नहीं, नाटो और यूक्रेन है दोस्तों, ठीक है। तो नाटो और यूक्रेन, तो नाटो और यूक्रेन कहाँ पर है दोस्तों, इसको देख लीजिए। तो नाटो और यूक्रेन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यूक्रेन और नाटो। इसके बाद है साझा भाग्य 2021 किस देश ने भाग नहीं लिया? तो भारत ने भाग नहीं लिया, ठीक है। ये चीन के द्वारा किया गया था। इसके बाद हाल ही में संपन्न यूएस ओपन 2021 की एकल महिला खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2021 को किसने जीता है? तो एम आर राधुकानू ने जीता है दोस्तों। तो 128 में आपको हो जाएगा एम आर राधुकानू है, तो एम आर राधुकानू ही होना चाहिए 128 में दोस्तों। देख लीजिए एम आर राधुकानू, ए एकदम सही आंसर है कि यूएस ओपन 2021 एम आर राधुकानू जीती है। इसके बाद है हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी में स्पर्धा पुरुष टीम का कप्तान कौन था? तो ये कप्तान मनप्रीत सिंह था। तो मनप्रीत सिंह कहाँ दिया हुआ है भाई? तो मनप्रीत सिंह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद तीसरा कवक प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो कवक प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो ये आपको पहल है केरल का। तो केरल कौर से कवक पहल,
तो कवक प्लस, तो ये हो गया बी हो गया। इसके बाद हाल ही में पोषण 2.0 योजना चर्चा के विषय, इसके संदर्भ में कौन सा कथन जिसकी घोषणा 2021 के बजट में की गई है? सही बात है, तो ये ऑप्शन नंबर 131 का ए हो जाएगा। तो 131 का देख लीजिए दोस्तों, ए सही होगा, तो ए सही है। इसके बाद बी में जो दिया हुआ है गंभीर तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत करना, तो ये भी सही है। इसके बाद है गर्भवती महिला और पोषण, तो ये देखिए ऑप्शन डी भी सही है कि यह केवल गर्भवती महिला स्तनपान माता समेत, ये ऑप्शन डी भी सही है। तो चलिए ये तीनों जब सही है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, तब ई हो जाएगा, तो ई यहाँ पर हो गया। इसके बाद 132 में हम लोग देख लेते हैं शिक्षक पर 2021 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद संबंधित है? तो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्द को शिक्षक पर 2021 से, तो 132 का है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम लोग सारे ऑप्शनों को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है भाई, तो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, ये सही है। इसका निपुण भारत निष्ठा शिक्षक कार्यक्रम, ये सही है। विद्यांजलि 2.0, ये भी सही है। तो ये जब दो सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, तो चलिए ई है। इसके बाद यू डाइस 133, देखिए दोस्तों यू डैश जो है वो आपको दिया हुआ है। यू डैश एक आयतन है, तो 133 का देख लीजिए। यू डैश प्लस आदतन एक उन्नत संस्करण है, यानी किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आपको आता है शिक्षा मंत्रालय का अधीन, तो 33 का ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 133 का ए मार के आगे बढ़ते हैं। 133 का ए हो जाएगा। इसके बाद है 16 जुलाई 2021 को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह योजना कितने स्कूल शिक्षकों के लिए किया गया है? तो 134 का है आपको 50,000 50,000 स्कूल के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50,000। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक वन प्रोडक्ट यानी कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा आपको किया गया है हरियाणा के द्वारा। तो यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हरियाणा का डी है। इसके बाद 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 5 स्टार विलेज स्कीम जो शुरू किया गया है वो आपको शुरू किया गया है डाक विभाग के द्वारा। तो डाक विभाग ऑप्शन नंबर सी, चलिए मार लीजिए इसको। इसके बाद है केंद्र किस राज्य के अंतर्गत पर युद्ध प्रदूषण के अभियान चलाया गया? तो ये आपको दिल्ली, तो दिल्ली ए हो जाएगा। इसके बाद है किस देश ने कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक पारित किया है? तो ये आपको क्या है, यूएसए ने, तो यूएसए सही हो जाएगा। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के संदर्भ में जागरूकता के प्रसार 30 जनवरी 2021 को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? तो ये आपको कुतुब मीनार को किया गया था। इसके बाद है किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोत्वेषण प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना की है? तो सागु बागु परियोजना किस राज्य सरकार का है भाई? तो ये आपको है तेलंगाना का, तो सागु बागु परियोजना सी हो जाएगा, तेलंगाना। इसके बाद है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है भाई? तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी 141 में जो दिया हुआ है इसके लेखक है आपको सुधा मूर्ति, तो सुधा मूर्ति ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के लिए, तो ये आपको यूएसए के राजनयिकों पर एक केमिकल घातक हथियार का प्रयोग हुआ था, वही हवाना सिंड्रोम सम्मानित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है किस वर्ष बी.डी. सावरकर 19वें हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे? तो बी.डी. सावरकर बने थे आपको 1935 या 38 में। तो 143 में दिया हुआ है दोस्तों बी.डी. सावरकर कब बने थे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किया है कि किस वर्ष बी.डी. सावरकर 19वें हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हैं। तो ये सावरकर जो है आपको 1937 में बने थे, तो 1937 इसमें दिया नहीं है, तो चलिए कोई नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए 1937 में नहीं दिया, तो 1937 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो बी.डी. सावरकर बना था। हिंदू महासभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बनारस का मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो चलिए 143 का हो जाएगा ए। नहीं, मदन मोहन मालवीय जो है वो आपको 1924 में बने हुए थे प्रथम बार। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष बनारस का राजा था, उसका नाम नहीं याद है दोस्तों। तो हिंदू महासभा की स्थापना जब 1915 में हुई थी तो उस समय आपको बनारस के राजा ने इनकी अध्यक्षता किया था, और मदन मोहन मालवीय ने 1924 में इनकी अध्यक्षता की, और उनके योगदान से हिंदू महासभा एक बहुत ही ताकतवर संस्था बनी। और सावरकर जो बना था वो आपको सावरकर बने हुए थे आपको 1937 में, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद 144 में दिया हुआ है दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था किस चीज़ से? तो ये आपको लकड़ी से बना था, तो सी हो जाएगा। इसके बाद है गांधी जी ने परिवार नियोजन है तो क्या तरीका बताया? तो परिवार नियोजन गांधी जी ने आत्मनियंत्रण बताया था भाई, तो चलिए ई हो जाएगा। इसके बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ये आपको चलाएगा था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट इसके बाद है गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष पुलिस थानों में सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ थाना आपको मणिपुर का है नोंगपोक सेकमी मणिपुर। तो सर्वश्रेष्ठ थाना 147 में है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ थाना यही मणिपुर वाला है, तो मणिपुर को मार लीजिए ऑप्शन में, तो ठीक है। तो जो भी हो दोस्तों 46 तो नोंगपोक सेकमी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। इसके बाद 48 में दिया हुआ है महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा? तो हिंद स्वराज में कहा था, तो हिंद स्वराज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको एक बार फिर से देख लेते हैं 148 के क्वेश्चन को, कि 148 क्वेश्चन है महात्मा गांधी अपने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था? तो वो आपका था हिंद स्वराज में। इसके बाद हम लोग 149 चलते हैं भाई, तो 149 में क्या दिया हुआ है? 149 में दिया है किस देश के द्वारा शिनजियांग 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो चीन के द्वारा किया गया है।
इसके बाद निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26, तो ये आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, नरेंद्र मोदी गए हुए थे, इन्होंने एक पंच फार्मूला भी दिया था। तो याद रखिएगा ग्लासगो COP26 में नरेंद्र मोदी ने पंच फार्मूला दिया था, जिसमें भारत अपने जो है उन्होंने 2030 तक जो है वो 50% जो है वो आपको अक्षय ऊर्जा पर डिपेंड होने का उसमें अब संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी ने। ऐसे करके उन्होंने एक पंचांग सिद्धांत दिया था COP26 में, तो ध्यान रखिएगा COP26 में उन्होंने पंचांग सिद्धांत दिया। चलिए दोस्तों, तो इसी सेट हम लोग खत्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे आपके पास। तब तक के लिए मस्त रहिए, दंदनाते रहिए और हमें को भी दंदनाते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे लेके आते हैं अगला सेट आपके लिए। तब तक के लिए